एकमात्र थी सखी, यशोधरा बोल रही है, पर मैं एकमात्र थी सखी जो सिद्धार्थ को भी बुद्ध की तरह प्रेम किया जब वो कुछ नहीं थे, और वो बुद्ध को भी बुद्ध की तरह ही प्रेम किया जब वो सर्वांगसम में बुद्ध हो गए थे। बुद्ध को सभी ने प्रेम अपने कारणों से किया, सिवाय मेरे। एकमात्र मैं ही थी जिसने बुद्ध को निस्वार्थ प्रेम किया सकी। नमस्कार, मैं इमरान अली। आप देख रहे हैं हमारे आजकल के ख़ास कार्यक्रम फेस टू फेस में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राकेश पाठक। राकेश पाठक जो कि रेलवे में एम्प्लॉई हैं, लेकिन ये एक कवि के रूप में पहचाने जाते हैं और शेरघाटी के मशहूर शिक्षाविद कवि पंडित नर्मदेश्वर पाठक के ये पोते हैं। इन्होंने अपने साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाया है और इनकी कविताएं देश के कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुकी हैं। इन्होंने अपने कविता को लेकर कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी अच्छी पहचान बनाई है। राकेश पाठक जी, हमारे ख़ास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका इमरान भाई जी, आपने मुझे बुलाया। अगर एक कवि के तौर पे मुझे कहेंगे तो पहले मैं एक बड़े मकबूल शायर हुए हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है। मैं उनकी दो पंक्ति से अपने बारे में बताना शुरू करना चाहता हूँ कि सुलझा हुआ सा शख्स समझते हैं मुझे लोग, सुलझा हुआ सा शख्स समझते हैं मुझे लोग, उलझा हुआ सा कोई मुझ में दूसरा भी है। हर एक कवि के अंदर वो उलझाव होता है, वो उलझाव जरूरी भी है। अगर वो उलझाव नहीं होगा ना तो आप कुछ सृजन के तरफ बढ़ ही नहीं सकते। शेरघाटी को किस रूप में देखते हैं आप? मैं दो लाइन के शेर से मैं शेरघाटी के बारे में बताना चाहूँगा कि जो शेरघाटी है ना, ये मेरे मन के बहुत करीब है। तो मैंने जो लिखा है वो इसी तरह से लिखा है कि मेरे मन का मुकम्मल शहर है शेरघाटी, मेरे मन का मुकम्मल शहर है शेरघाटी, महफूज इतराते हुए तारीख के टुकड़े हैं यहाँ। अब यहाँ समृद्ध इतिहास किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो शेरशाह से जुड़ा हुआ है, अंग्रेज़ों के समय से जुड़ा हुआ है, अंग्रेज़ों के पहले से जुड़ा हुआ है, कोल राजा से जुड़ा हुआ है, साहित्यिक रूप से बहुत बड़ा समृद्ध रहा है। करने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? आपके जो परिवार के लोग हैं या मित्र हैं, तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आप तक आई। ये तो हमारे घर में परवरिशी है इस साहित्यिक माहौल के बीच में। हमारे दादाजी पंडित नर्मदेश्वर पाठक, हमारे चाचा जी विजय दत्त पाठक, ये सब साहित्यिक रूप से इतने समृद्ध लोग हैं कि वो माहौल, वो आपके अंदर विरासत खुद ब खुद आती चली जाती है, एक माहौल घर में मिल जाता है। आपके मित्रों में कौन कौन लोग हैं? मित्र में तो बहुत हैं, जैसे एक असमुरारी मिश्र हैं, चांदमारी समय नाम से उनकी काव्य संग्रह है। एक कर्मानंद आर्य हैं, तो दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसी तरीके से नरेंद्र कुमार एक पटना के हैं, वो बड़ी अच्छी समीक्षाएँ लिखते हैं, बड़े जागरूक पाठक हैं, बहुत समझ है उनकी, साहित्यिक कविताएँ बहुत अच्छी लिखते हैं। इसी तरह से सांडिल्य सौरभ है जो धागा नामक एक साहित्यिक मंच चलाते हैं। शरद कोकास है जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और जो मेरी कविता आ रही है उसका शीर्षक है कोलाहल में बुद्ध, लेकिन वो कविताएं स्त्री विषयक भी कविताएं उसमें हैं, बुद्ध की भी कविताएं हैं। वो करीब 300 पेज की काव्य संग्रह है। अब देखते हैं उसे 2 पार्ट में लाते हैं या 1 पार्ट में लाते हैं, लेकिन वो इस साल के अंत तक आ जाएगा। मैं अपना समय निकालता हूँ अपने लिए, जो 1 घंटा नियमित रूप से सुबह, 1 घंटा शाम पढ़ना लिखना, ये हमारा हिस्सा है। और मैं अपने बच्चों को भी यही चाहता हूँ कि वो कर भी रहे हैं, प्रयास भी करता हूँ मैं कि वो भी अपना 2 घंटा समय निकालें और पढ़ाई में जो अदर देन पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई है उसके अलावा भी कुछ चीज़ों को पढ़ना जारी रखें, ऐसा हम चाहते हैं। तो सिर्फ आप लिखते ही हैं या आपको कभी ऐसा मौका आया कि बड़े कवि सम्मेलन में आप गए, अपनी रचनाओं को वहाँ रखा, ऐसा भी कुछ मौका आया? हाँ, अजमेर में जब मैं था तो वहाँ पे मैं कुछ मुशायरा में गया था और वहाँ पे एक हमारी बड़ी लंबी कविता है, चांदनी चली 4 कदम धूप चली मीलों तक। उस कविता को हमने वहाँ पढ़ा था, काफ़ी प्रशंसा मिली थी, काफ़ी सराहना मिली थी। उसे लोगों ने कहा भी था कि लगता है कि ये कविता नहीं है, बदकही की एक नई तकनीक है जिन्होंने जिस ढंग से इन्होंने कविता को लिखा है। तो ऐसा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम मंच पे बहुत ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, कुछ समय अभाव रहता है। तो बड़े बड़े मुशायरों में अभी क्या हमारे व्यूवर्स को कुछ कविताएं आप अपनी हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। देखिए, कविताएं तो मैं वही कविता सुना देता हूँ, चांदनी चली 4 कदम और धूप चली मीलों तक। उस कविता ऐसा है
कि चांदनी चली 4 कदम, धूप चली मीलों तक, सुख नहीं देता है सुख, दुख चले सालों तक। जीवन की परिपाटी यही रेंगती रहती है निज दिन, कांटों और फूलों को देखो कैसे सहेजता है दिन दिन। यह जीवन क्या कैसा जीवन जिसमें कांटे फूल न हो, सरक नहीं सकती है सरिता जिसमें दोनों कुल न हो। सरिता सरकती है पर तालाब टिका सालों तक, चांदनी चली 4 कदम, धूप चली मीलों तक। क्या बात। ये लंबी कविता है, उसका एक अंश मैंने आपको सुनाया। और अभी जो देश की वर्तमान स्थिति है, जो राजनीति है, इस पर भी कुछ आप लिख रहे हैं क्या? हाँ, लिखते रहते हैं। अब वो उस एक्चुअली क्या है, मेरी जो कविताओं का जो पैटर्न है, अब छायावादी कविताओं का दौर धीरे धीरे समाप्त हुआ। समाप्त क्या कहें, मतलब कम हुआ उसका क्रेज। उनका एक अलग प्रभाव था, कविताएं आदमी को अंतर्मन को छूती थी। तो हमारी मुक्त छंद की कविताएं होती है कि मुट्ठियों में रातें बंद है और आँखों में दिन, हर सफ़ाक सुआ एक चिड़िया खिड़की पर गीत गाती है। उस गीतों की ध्वनि में रात की लोरियाँ, उन गीतों की ध्वनियों में रात की लोरियाँ, मंद्र सप्तक में चिड़ियों के चोंच से निकलते सुने हैं मैंने। उस चिड़िया के पंख गीले हैं, प्रतिध्वनियों में मातम के धुन है। चिंता की लकीरें उस चिड़िया के भूरे पंखों और पलकों से हटकर ललाट पर जम गई है। पीपल के नीचे बैठा बूढ़ा भाग्य बाँच रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति की शक्ल पर पड़ी झुर्रियाँ उसे विरासत में दुख और चिंता के साथ मिली हैं। इस पीपल के पुरखों की शाखाओं से ही ईसा की सलीबें बनाई गई थी। वह चिड़िया ईसा की प्रार्थनाएं हैं। यह बूढ़ा ईसा का दुख है। यह प्रार्थनाएं, ये दुख और ये चिंताएं एकाकार हो गई है, पीड़ा के गीत गाती चिड़िया में समग्र। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा। दूसरी कविता है जो आपने कहा कि बुद्ध पे कुछ सुनाइए। तो बुद्ध के बारे में अलग अलग लोग क्या सोचते हैं, उसको देखिए मैंने लिखा है। लामाओं ने बुद्ध को साक्षी मान करके प्रेम किया, भिक्षुनियों ने भी बुद्ध को साक्षी मान करके प्रेम किया, राजाओं ने बुद्ध को स्त्री की तरह प्रेम किया, नागरिकों ने बुद्ध को संत की तरह प्रेम किया, कपालिकों ने बुद्ध को दानवों की तरह प्रेम किया, तांत्रिकों ने बुद्ध को द्रव्य सिद्धियों की तरह प्रेम किया, ब्राह्मणों ने बुद्ध को दुश्मन की तरह प्रेम किया, क्षत्रियों ने बुद्ध को राजा की तरह प्रेम किया, वैश्यों ने बुद्ध को धन की तरह प्रेम किया, शिष्यों ने बुद्ध को धर्म की तरह प्रेम किया, देवताओं ने भी बुद्ध को ईश्वर की तरह प्रेम किया, गृहस्थों ने बुद्ध को विरक्त की तरह प्रेम किया, शूद्रों ने बुद्ध को पिता की तरह प्रेम किया। पर मैं एकमात्र थी सखी, यशोधरा बोल रही है, पर मैं एकमात्र थी सखी जो सिद्धार्थ को भी बुद्ध की तरह प्रेम किया जब वो कुछ नहीं थे, और वो बुद्ध को भी बुद्ध की तरह ही प्रेम किया जब वो सर्वांगसम में बुद्ध हो गए थे। बुद्ध को सभी ने प्रेम अपने कारणों से किया, सिवाय मेरे। एकमात्र मैं ही थी जिसने बुद्ध को निस्वार्थ प्रेम किया सकी। महात्मा बुद्ध पे जो आपकी काव्य संग्रह आ रही है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच तक अपनी पहचान बना लेंगे? क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, बुद्ध शांति के दूत हैं। बुद्ध के उन उपदेशों को लेकर के गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अहिंसा की बात, जब भी हिंसा की बात होगी तो अहिंसा की भी बात होगी, और बुद्ध तब तक वो मान रहेंगे जब तक कहीं भी हिंसा और हिंसा की बात होगी। तो बुद्ध, एक तो बोध गया में उनका बोध गया में उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ है। बोध गया में बुद्ध गया से मेरा लगाव है, मैं खुद उस गया जिले का निवासी हूँ। तो बुद्ध मेरे भी करीब हैं, और एक कोई भी व्यक्ति जो एक मानवीय चेतना से लैस हो, भरा हुआ हो, वो बुद्ध उसके करीब रहे। और आपकी कविताएं कहाँ कहाँ प्रकाशित होती रही? लगभग देश की जो भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, चाहे कथा देश हो, बागर्त हो, आहा जिंदगी हो, अखबार दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, इन सब अखबारों में हमारी कविताएं छपती रही है। और कुछ स्वतंत्र आर्टिकल्स भी जो साहित्यिक रूप विधा से जुड़ी हुई रही है, वो भी छपती रही है। बाकी हमारा जो मूल कार्य है, मैं कवि के तौर पे ही अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दादाजी अनूठे गीतकार थे, और मैं कवि के तौर पे चाहता हूँ कि मेरी भी एक पहचान बने। उसके लिए जो नैसर्गिक प्रतिभा होती है, लिखने की जो क्षमता होती है, वो किसी न किसी तरीके से आपसे विरासत में आपके पास आती है। तो मेरा प्रयास है कि मैं उस विरासत को आगे बढ़ाऊं और वो किताब छपे।
इस साल के अंत तक एक नोवेल पे भी काम चल रहा है जिसका मध्य बिहार हमारा उसका केंद्र बिंदु है। इसमें जो वर्ग संघर्ष 90 के दशक में जो वर्ग संघर्ष चला है, नक्सल, सनलाइट, पीपुल्स वार, रणबीर सेना और जो नरसंहार हुए थे, उसकी एक सामाजिक पड़ताल की गई है और एक सत्य घटना को एक उपन्यास के शक्ल में लिखा जा रहा है। साथ में उसमें कुछ प्रेम कहानियाँ भी साथ साथ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो भी इस साल के अंत तक उम्मीद है कि वो भी पूरा हो जाएगा। उस नॉवेल में जहाँ एक तरफ नक्सली घटनाएं हैं, वहीं उस बीच से कुछ प्रेम भी है। हाँ, प्रेम ऐसा है कि 90 का दशक था, उसमें पेन फ्रेंड का एक प्रचलन था। लोग पत्र लिखते थे अखबारों में, पत्र मित्रता जिसे बोलते थे। तो वही पत्र मित्रता से एक दोस्ती प्रगाढ़ होते जाती है और 15-20 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। वो प्रेम कैसे पनपता है उस उग्रवाद के मरुस्थल से, वो भी एक उस उपन्यास का एक हिस्सा है जी। तो कई उसमें हमने पॉइंट्स, कई अलग अलग एंगल से हमने कई कहानियाँ जोड़ करके और उस उपन्यास को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस साल के अंत तक उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। लेकिन अब राकेश जी, पत्र पत्रिकाओं में उतनी रुचि लोगों की नहीं रही है, उस तरह से अब उसके पाठक नहीं रहे हैं। अभी सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि साहित्य भी अब डिजिटल हुआ है? नहीं, डिजिटल होने से लोगों की हुआ यह है कि जिनके पास साहित्य नहीं पहुंच पाती थी, वहाँ भी साहित्य अब पहुंच जा रहा है। तो डिजिटल क्रांति आने से फ़ायदा ये हुआ है कि लोग जो नहीं पढ़ पाते थे, जहाँ किताबें नहीं पहुंच पाती थी, जहाँ पत्रिकाएं नहीं पहुंच पाती थी, और जो वंचित रह जाते थे, वहाँ भी अब वो चीज़ें डिजिटल माध्यम से उसको पढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है और एक बड़ा हिंदी का पाठक वर्ग तैयार हुआ है। इसमें बड़ा योगदान डिजिटल माध्यम का भी है। और ऐसा नहीं है, मैगजीनें भी लोग खरीदते हैं और पढ़ रहे हैं। जो साहित्यिक रुचि अभिरुचि रखने वाले लोग हैं, उनके पास नियमित रूप से वो पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं, किताबें भी खरीदते हैं। इसका परिणाम है कि फिलहाल हालिया करीब 5 सालों के अंदर नहीं भी तो ऐसे नवोदित कवियों की किताबें या कहानीकारों की किताबें आई है, अगर डिजिटल मंच नहीं होता तो उनकी वो किताबें नहीं आ पाती। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जिनकी 3-3, 4-4 किताबें आ चुकी है, अमेजन पे है, किंडल पे अवेलेबल है। वो सिर्फ इस कारण से हो पाया कि डिजिटल मंच ने उन्हें आसानी से वो मंच प्रदान करवाया। तो आप रेलवे में एम्प्लॉई हैं, अपने काम को करते हुए ये सब कुछ के लिए कैसे वक्त निकाल पाते हैं? तो किस पद पे हैं आप और किस तरह से साहित्य के लिए अपना समय निकालते हैं? देखिए, वहाँ पे हम मुख्य खाद्य एवं स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पे कार्यरत हैं बनारस में, उत्तर रेलवे में। और आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किस तरह की पहचान बनाई है? एक्चुअली क्या, जब मैं कविताएं लिखता था तो शुरुआती कविताएं मैं ब्लॉग लिखता था। मेरे इडियट्स की डायरी के नाम से मेरा ब्लॉग भी है। तो वो मैं 2010 के पहले से ही लिखना शुरू किया था। उसमें हमारी छोटी छोटी कुछ चीज़ें दर्ज होती थी। फिर हमने फेसबुक पे और ऑर्कुट पे भी लिखना शुरू किया था। तो कई हमारे मित्र बनते चले गए जो साहित्यिक पृष्ठभूमि के थे। उसी में कविता कोश के ललित जी भी हैं और भी सब लोग हैं कविता कोश से जुड़े हुए लोग। उन्होंने मेरी कविताएं डिजिटल मंच से उठा के मेरे से परमिशन मांगा कि आपकी मैं कुछ कविताएं चाहता हूं कि कविता कोश पे संकलित की जाए। तो मैंने अनुमति दी और उन्होंने उस पर करीब 40-45 कविताएँ हैं। अगर आप गूगल पे राकेश पाठक कविता को सर्च करेंगे तो मेरी कविताएं सारी आ जाएगी। तो सिरघाटी के कौन कौन लोग? सिरघाटी से 2 लोग का ही नाम है। एक सरोज भैया, जिसको सरोज कमर है, सबसे पहले उनका नाम आता है, फिर बाद में हमारा उसमें नाम ऐड किया गया है। तो मेरे ख्याल से अभी तक मेरी जानकारी में सिरघाटी से 2 लोग ही हैं। अच्छा, और बाकी देश के जो बड़े लेखक रहे हैं उनको लेकर, उनकी रचनाओं को लेकर क्या? हाँ, हमारी क्या है कि हम लोग की एक साहित्यिक ग्रुप बनी थी। जब हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहे थे, जब बदलाव आ रहा था, साहित्यिक रूप से लोग अवेयर हो रहे थे कि कैसे अधिक लोगों तक पहुंची जाए बात, तो व्हाट्सएप पे जैसे धागा नाम से एक साहित्यिक ग्रुप है, साहित्य की बात नाम से है, देशज है। तो इस पे एक शेड्यूल होता है कि आज कहानी का दिन है, कविता का दिन है। तो बड़े बड़े लोगों की कविताएं, कहानियाँ नए लोगों को भी आती है। फिर हम उस पर समीक्षाएँ लिखते हैं, उस पर हम जिक्र करते हैं, उस पर टिप्पणी लिखते हैं। चलिए, नए जनरेशन को, जो कम उम्र के लोग हैं, आपसे छोटे हैं, उनको कैसे बताएंगे कि वो कविता में अपनी रुचि रखें, अच्छी चीज़ें लिखें या लिखना सीखें, या कैसे लिखें, कैसे बताएंगे आप उनको? देखिए, ये तो स्वतः स्फूर्त चीज़ है।
हर एक आदमी ना उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी है विधा होती है जो कुछ उसे सृजन की ओर ले जाती है। तो कोई भी व्यक्ति हर एक चीज़ में कुछ न कुछ उसमें नवीनता रहती है। अगर अपना जुड़ाव वो कविता की तरफ करता है तो अपने मन की जो भी अंतर्मुखी लोग हैं वो कविताएं ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किसी के पास, वो कविताओं के रूप में उसे बाहर निकाल देते हैं, कहानियों के रूप में बाहर निकाल देते हैं। कैसे उनको इधर कैसे आकर्षित कैसे करेंगे आप, क्या बताएं? देखिए, पाठकीय चेतना बड़ी ज़रूरी है। जो लोग पाठक किताबें पढ़ेंगे, कहा जाता है कि एक शब्द लिखने के लिए आपको 1000 शब्द पढ़ने पड़ते हैं। आप 1000 शब्द पढ़ें अधिक, अपने आप लिखने की आपकी रुचि, लिखने की चीज़ें आपके अंदर खुद ब खुद स्वतः उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए लिखने से पहले पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि जो भी नए कविता के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं वो पढ़ें। बहुत बड़े नाम हैं, 20 फलक की बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, उनको पढ़ें। भारतीय जिस किताबें जो कुछ बड़े बड़े राइटरों की हैं, जैसे वो मैं चाहूँगा कि वो निर्मल वर्मा को पढ़ें, अज्ञेय को पढ़ें, अपने गया जिले से जुड़े हुए जानकी वल्लभ शास्त्री की किताबों को पढ़ें। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत उन्हें सीखने को मिल सकती है और उनकी रुचि जागृत हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।